दोनों तीनों चीजें याद रखनी है कि नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो डाटा है उसके हिसाब से मैक्सिमम कितना 3.5 और मिनिमम कितना 0.22 हो सकता है जी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा है कि उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, तो वो इंजन की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इंजन को ठंडा करता है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब इसके साथ हम ये लिखना चाहते हैं कि ज्यादा स्पेसिफिक हीट का मतलब ज्यादा हीट चाहिए, और ज्यादा हीट चाहिए मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर की तरफ जा रहा है। अबे उसी पेन से लिख लो। तो ऐसा भी तो हो सकता है तुम गलत पेन से डेफिनेशन लिख रहे हो इसलिए नहीं समझ आता हो, ये कैसे तय होगा। फाइन फाइन फाइन, बहुत जोरदार, बैठ जाओ। मॉड्यूल करना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। फिर मॉड्यूल कब करेंगे? फिर सैटरडे को, संडे को। संडे को टेस्ट करेंगे। पेपर इस बार अभी इनमें से कोई लेगा ना, नहीं ले रहे? फिर अभी तो हुआ है एक संडे, फिर अगले संडे यस सर ले रहे हैं, तो एक संडे रहने दो। फिर भाई इस संडे छोड़ दो, अगले संडे पेपर है तुम्हारा, उसके अगले संडे पेपर है, ले ले। चलो देखते हैं, एक बार बात करेंगे, कोई ले रहा होगा तो ठीक। फिर वापस से फ्लूइड्स आएगा उसमें। चलो अभी तो पढ़ते हैं, शुरू करें क्या? कहां तक हो गया था? हाँ हाँ, तो तुम क्वेश्चन तो करो फ्लूइड के। अब उस दिन अपन टीचर्स डे वाले दिन मॉड्यूल सॉल्व हो जाता तो ये लफड़ा ही नहीं होता, अभी पेंडिंग 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 चलता रहेगा। हाँ मेरी गलती हो तो मैंने मान लिया ना। डेंसिटी बायोन्सी, पपीता मुझे नहीं पता। चलो आगे शुरू करें। चलो कल जहां खत्म किया था उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दो, गैसेस का कुछ लिखना है उसमें, वो बाद में लिखेंगे, भी पहले आगे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक पेज छोड़ दो और लिखें स्पेसिफिक हीट। वैसे तो सब आगे केटीजी में आ जाएगा, लेकिन अपन ने लिक्विड सॉलिड का लिख लिया, तो गैसेस का भी लिखना है, वो लिखा दूंगा बाद में, पहले ये पढ़ लेते हैं। एक पेज छोड़ दें और लिखें स्पेसिफिक हीट। शुरू करें? चलो इधर देखेंगे सब, पेन बंद, हेडिंग लिख के छोड़ दो, सुनो पहले फिर लिखेंगे। सिंपल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है जी? Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। इधर देखें सब, बाद में लिखेंगे। Q आप हीट को डिनोट करते हैं, M मास है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो S इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं? Q बाई M डेल्टा टी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब बुकिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं इसके, वो क्या बोलेंगे आप? अगर इसको 1 और इसको 1 ले लें तो क्या ये इसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास इज स्पेसिफिक हीट। नहीं समझ आया? जैसे लिखा आपने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर इसको 1 ले लें हम तो हम ये कह सकते हैं ना 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वही स्पीड होता है। वैसे यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट। इसको तो लिखें, पहले लिखें स्पेसिफिक हीट, एरो बना के लिखें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade
by 1 degree centigrade is specific heat. 1 degree centigrade is specific heat. लिखा जी। अब लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन है, ये है क्या चीज समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे। कुछ नहीं लिखना, इधर देखो सब। S इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी। सबसे पहले तो इसके यूनिट डायमेंशन लिखते हैं जी। अगर हम इसकी यूनिट्स निकालें तो क्यू आप लिखेंगे किस में, कैलोरी में, मास लिखेंगे ग्राम में, और ये डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन भी हो सकता है। कैलोरी की जगह अगर जूल हो तो यहाँ पे केजी, क्योंकि ये किस में, एमकेएस। ये आप नॉर्मली मानेंगे सीजीएस में और ये एमकेएस में। सीजीएस में अर्ग भी होता है, लेकिन यहाँ कैलोरी यूनिट माना जाता है और वो सीजीएस होता है, ये आप ध्यान रखें। ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या नॉर्मली यहाँ पे केल्विन लिखा हुआ मिलेगा जूल के साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में केल्विन डिफाइंड है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। तो ये दोनों इसकी यूनिट होंगी जी। डायमेंशन अगर लिखना चाहें इसके एस के, तो एनर्जी के डायमेंशन किसी भी एनर्जी के क्या, ml2t-2 पर केजी, मतलब m कट गया तो m कितना, 0, और केल्विन इनवर्स। ये समझ में आता है ना, स्टैंडर्ड है। 7 फंडामेंटल में केल्विन भी होता है, तो ये भी आप साथ में लिख सकते हैं। ये किसके डायमेंशन है, स्पेसिफिक हीट के। अब स्पेसिफिक हीट क्या है जी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये तो यहां फॉर्मूले से आपने डिफाइन किया है, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए। स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर है, वाटर है, कोई भी XYZ चीज है, तो सबका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। जैसे हमने लिखा E इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, या लिखा V इक्वल्स टू IR, तो क्या स्ट्रेन बदलने पर इलास्टिसिटी बदलती है क्या, नहीं। स्ट्रेन बदलने पर क्या बदलेगा, स्ट्रेस, लेकिन इलास्टिसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे रबर है या स्टील है, तो उसका इलास्टिसिटी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसका पतला वायर हो, थिक वायर हो, सिलेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई हमेशा सेम रहेगा। वैसे ही एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा। क्या वो मास पे डिपेंड करेगा, नहीं। वो लगता है हमें कि फॉर्मूला मास से रिलेटेड है। मतलब जैसे वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट फिक्स है, तो आप 1 kg वाटर लें चाहे 2 kg वाटर लें, वो नहीं बदलने वाला है। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे। ठीक है जी। दूसरी एक बात, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सबके लिए डिफरेंट होता है इसका वैल्यू। अभी सब लिख लेंगे, पॉइंट बना के सुनते जाओ, पहले सारी चीजें वहां तक लिखते हैं फिर नोट करेंगे। सबके लिए डिफरेंट होगा। नॉर्मली सॉलिड और लिक्विड के लिए इसको S से डिनोट किया जाता है, और गैसेस के लिए इसको C से डिनोट किया जाता है। जैसे आपने उसमें देखा भी होगा, CPCV लिखते हैं वहां पे। CPCV मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो सॉलिड और लिक्विड के केसेस में इसको S से डिनोट किया जाता है, और गैसेस के केसेस में इसको C से, मतलब CP, CV इस तरह से डिनोट किया जाता है। सॉलिड और लिक्विड में यहां पे गैसेस में बहुत सारे पंगे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, कभी वॉल्यूम, कभी टेम्परेचर, कभी एडियाबैटिक, हीट कांस्टेंट है, डेल्टा Q 0 है। इन सब के लिए C का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं मानते। थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे प्रेशर बदला, टेम्परेचर बदला, लेकिन हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। यहां पे लिख लेंगे अभी हम इसको। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर, टेम्परेचर, इन छोटी छोटी चीजों से हम ये नहीं मानेंगे कि वैरी करता है। इसीलिए गैसेस की कहानी बिल्कुल अलग है। अभी हम पहले जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सॉलिड और लिक्विड के लिए पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं वाटर के लिए, तो उसकी स्पेसिफिक हीट आप तीनों फेजेस में याद रखें। वाटर के लिए, आइस के लिए और वाटर वेपर के लिए। याद है किसी को? वाटर के लिए होता है जी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस के लिए होता है जी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर वेपर के लिए होता है 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग इसको भी 0.5 मान सकते हैं आप। लेकिन कहानी फिर से वही है, ये तब है जब किस में काम कर रहे हैं आप, CGS में। अगर आप MKS में काम कर रहे हैं तो ये सब जूल में लिए जाते हैं। जैसे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड को हमें MKS में बदलना है, तो कैलोरी को क्या लिखें,
4.2 जूल, 4.2 जूल। ग्राम को कितना, 10 की पावर -3, सही है। और डिग्री सेंटीग्रेड तो यही रहेगा, ये ऊपर गया तो एक कट गया तो कितना बचा, 4200। क्या बचेगा, 4200 जूल पर केजी केल्विन। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड सेम होता है तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। हाँ चेंज, सॉरी, डेल्टा सी और डेल्टा के सेम आता है, याद आया। क्या डेल्टा सी और डेल्टा एफ भी सेम आता है, नहीं होता है। इसीलिए कभी केल्विन कभी सेंटीग्रेड कुछ भी दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज सेम रहेगा। पर डिग्री पर केल्विन सेम बोल रहे हैं हम। अगर ये 4200 है और ये इसका आधा है तो क्या लिखेंगे, 2100 जूल पर केजी केल्विन। ये थोड़ा सा अलग होता है, वैसे तो 2100 ही ले सकते हैं, लेकिन 1970 जूल पर केजी पर केल्विन कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये तो भी स्टैंडर्ड चीजें जो हमें याद रखनी है, कांस्टेंट है सब चीजें, लेकिन कुछ अलग अलग कंडीशंस में एस के वैल्यू अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब मान लो कहीं पे डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, डेल्टा टी का वैल्यू 0 है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। कोई भी रैंडम प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एस समझना चाह रहे हैं कि ये कहां कहां कैसे कैसे परेशान कर सकता है। अगर आइसोथर्मल है, ये 0 है, तो क्या ये इनफाइनाइट होगा, मतलब उस सिचुएशन में आपको एस का वैल्यू इनफाइनाइट मानना है, होता नहीं है। जो भी कोई किसी का वैल्यू कांस्टेंट है वही वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये कहां होता है जी, जैसे अभी आगे एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, Q इक्वल्स टू ml, समझते हैं। L क्या, लेटेंट हीट। ये तब यूज होता है जब फेज चेंज हो। जैसे आपको बोला -10 डिग्री आइस को 10 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन आएंगे आगे ऐसे। -10 डिग्री आइस को 10 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, तो -10 से तो पहले 0 पे आओगे, क्या ये आइस और ये आइस रहेगा, फिर 0 से 0 वाटर पे आओगे, फिर 0 से 10 डिग्री वाटर पे आएंगे, तो आइस से आइस रहेगा, तो फॉर्मूला लगेगा ms डेल्टा टी। और अगर आइस से वाटर है तो ml, सही है। क्या इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, फॉर्मूला ही टेम्परेचर चेंज के लिए, क्या इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो Q इक्वल्स टू ml जब लगाते हैं तो फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज चेंज। और इस प्रोसेस को कैसा प्रोसेस मानते हैं हम, आइसोथर्मल। उस सिचुएशन में कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसको अगर मानना है तो इनफाइनाइट मानेंगे आप। S इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। क्यू को डेल्टा क्यू लिख लें 2 मिनट के लिए। डेल्टा क्यू अगर 0 हो मतलब हीट का एक्सचेंज 0 है, चेंज 0 है, कोई सप्लाई नहीं की गई है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में S का वैल्यू क्या हो सकता है जी, 0। अब ये जैसे कुछ जनरल एग्जांपल लें, मान लो एक थर्मस फ्लास्क में आपने लिक्विड फिल किया और उसको शेक किया, तो जब आप शेक कर रहे हैं, थर्मस फ्लास्क बोला आपने मतलब ना हीट बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, तो कैसा प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक। और उसको जब आप शेक करेंगे तो उसका धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो आप कहेंगे जी टेम्परेचर में चेंज आया बिना हीट सप्लाई के, तब S का वैल्यू क्या मानना है हमें, 0। कहने का मतलब ये ऑप्शंस में कहीं कंफ्यूज कर सकता है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको आप बोलेंगे जी शेकिंग ऑफ लिक्विड इन थर्मस फ्लास्क, या फिर अभी केटीजी में आगे आप सीखेंगे कंप्रेशन ऑफ गैसेस में भी ऐसा हो सकता है कि गैसेस को कंप्रेस किया पर्टिकुलर एक सिचुएशन में जहां एडियाबैटिक प्रोसेस रखा है, वहां पे S का वैल्यू 0 लेना है। कुछ और चीजें साथ में लिख सकते हैं आप, ये दोनों तो स्पेशल केस है। इसी की जनरलाइज्ड बात करें तो S मैक्सिमम बताया गया है H2 के लिए, और वो लगभग होता है 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू बताया जाता है रेडोन के लिए, रेडोन एक्टिनम इनके लिए बताया जाता है, और ये लगभग 0.22 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे सबके वैल्यू आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, लेकिन कहीं 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें पता होना चाहिए कि इसके बाहर वैल्यू नहीं जा सकती और इससे नीचे नहीं जा सकती। अब देखो इसका वैल्यू भी ये हो सकता है, ये समझ आया क्या बोला हमने। ये वो सिचुएशन है कि उस टाइम उसको ये माना जाएगा, जैसे इसका वैल्यू 1 है
लेकिन इसको जब आप इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो इसका भी ऐसे इनफाइनाइट माना जाएगा, ये अलग मटेरियल नहीं है। नहीं समझे बात? ये हमने क्या लिखा, ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम। जो प्रैक्टिकल मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, लेकिन ये कंडीशनल है कि ऐसे ऐसे पे आपको ये मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी कई बुक्स ये भी लिखती हैं कि एस का वैल्यू वैसे तो नॉर्मली सब जगह पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव भी होता है, और इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, वैसे तो आगे आ जाएगा ये। सैचुरेटेड वाटर वेपर्स के लिए नेगेटिव माना जाता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट छोड़ता है, ये इस तरह से नेगेटिव आता है। क्यों आता है आगे सीख जाएंगे। मतलब दोनों तीनों चीजें याद रखनी है कि नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो डाटा है उसके हिसाब से मैक्सिमम कितना 3.5 और मिनिमम कितना 0.22 हो सकता है जी। लिखें यहां तक, क्या क्या लिखा हमने, स्टेटमेंट लिखा है सिर्फ, उस स्टेटमेंट के साथ ये पहला कॉलम लिख लें एज इट इज यहां तक, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, S इक्वल्स टू Q बाई एम डेल्टा टी, यूनिट्स और डायमेंशंस। लिख लिया यहां तक? अब इसके आगे इसे पॉइंट डाल के लिखते जाओ। पहला लिखें, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, it is constant for a material and independent of mass. It is constant for a material and independent of mass. लिखा जी। नेक्स्ट लिखें, its value is different for solid, liquid and gases. Its value is different for solid, liquid, gases. देखो जैसे फेज बदलता है तब भी बदल जाता है, जैसे वाटर लिक्विड है, सॉलिड है, तब भी, जैसे इसकी जगह नॉर्मल कुछ भी एग्जांपल लो, जैसे कॉपर, तो आप कहेंगे जी लिक्विड कॉपर का अलग होगा, सॉलिड कॉपर का अलग होगा, मतलब वो फेज चेंज करने पे भी बदलेगा। लिखो इसको भी, इट ऑल्सो चेंजेस, it also changes with phase, also changes with phase, that is different for solid copper and liquid copper, that is different for solid copper and liquid copper। लिखा जी। नेक्स्ट पॉइंट, for gases its value is different for constant, ऐसा लिखें P V T Q, डिफरेंट फॉर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर के लिए अलग, कांस्टेंट वॉल्यूम के अलग, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, ये बोलना चाह रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्यू। लिखा? बस इंफॉर्मेशन है कि गैसेस में अलग अलग हो सकता है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो CPCV। और गैसेस में जब भी काम करेंगे उसको C से डिनोट करते हैं। लिख लिया जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, for solids and liquids it is almost constant, मतलब ये सब चेंज वहां नहीं माने जाते। for solids and liquids it is almost constant, ब्रैकेट में लिख लें S, यहाँ पे S से डिनोट कर रहे हैं। लिखा जी। इसके नीचे लिख लें वाटर का,
वाटर, आइस, वाटर वेपर, तीनों लिख लें। फोर्टी 200 जूल पर के जी केल्विन, 2100 जूल पर के जी केल्विन, 1970 जूल पर के जी केल्विन। नहीं, वाटर के लिए तो कांस्टेंट है ना, जब भी वाटर पे काम कर रहे हैं आप तो ये स्पेसिफिक हीट होगा उसका। लिखा। एक चीज और ऐड करेंगे यहां पे, ये लिख लिया पूरा। देखें इधर, मतलब देखो एस क्या समझा रहा है हमें, स्पेसिफिक हीट दी हुई है किसी मटेरियल की, उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सेम मास और सेम टेम्परेचर के लिए अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट चाहिए उसको? भाई दो, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का स्पेसिफिक हीट 1 है, एक का स्पेसिफिक हीट 2 है, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी सिंपल चीज ले रहे हो आप, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहे हैं हम, या जैसे कैपेसिटर बोला आपने, कैपेसिटर बोला 2 माइक्रोफेरेड या 4 माइक्रोफेरेड, या अल्फा बोल रहे हैं आप, अल्फा समझ गए ना? जैसे बोला हमने 5 × 10⁻⁻6 और 10 × 10⁻⁻6, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कैसे समझेंगे पहले ही बताओ। आपने बोला कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है या 4 माइक्रोफेरेड का है? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज होल्ड करता है। तो क्या इसकी कैपेसिटी ज्यादा है? क्या चीज की कैपेसिटी? चार्ज होल्ड करने की। अल्फा ज्यादा है, इसको इसको बोलते क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा? तो यहां पे आप ये बोलेंगे कि स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि वो ऐसा मटेरियल है कि उसको मान लो 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे वाटर का, अगर हम 2 मिनट इसको छोड़ के इस पे बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट माना जाता है, और आपको ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन वाटर पे ही मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से वाटर को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। कूलेंट मतलब जैसे गाड़ियों में रेडिएटर में भरते हैं ना कूलेंट, आ गए आजकल तो ग्रीन कलर का लिक्विड भरा जाता है, पुराने में आपने कभी देखा हो तो गाड़ी गर्म हो गई तो सीधा पानी भरते हो। तो उसका रीजन यह है, कूलेंट का काम क्या है? वो आगे इंजन में जाके इंजन को ठंडा करता है। तो अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा है कि उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, तो वो इंजन की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इंजन को ठंडा करता है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब इसके साथ हम ये लिखना चाहते हैं कि ज्यादा स्पेसिफिक हीट का मतलब ज्यादा हीट चाहिए, और ज्यादा हीट चाहिए मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर की तरफ जा रहा है। नहीं समझ आया? और वो किसकी तरह यूज किया जा सकता है? कूलेंट की तरह। तो लिखें जी नीचे एक और पॉइंट, मोर स्पेसिफिक हीट मींस, more specific heat means more heat is required, more heat is required for same temperature change, more heat is required for same temperature change। समझ आया क्या लिखा? दो को कंपेयर कर रहे हैं कि किसी की ज्यादा हीट है, इसका मतलब है ज्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज के लिए। ये भी लिखो, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, due to large specific heat of water it is used as coolant, it is used as coolant। अभी एज इट इज नोट कर लें जी, आगे पॉइंट डाल के सारे। ये लिख लो सारे।
रेस्ट अभी आप बात करते हैं, कल बता देंगे। तुम मॉड्यूल तो करो पहले, ये कहाँ अलग से कुछ भी। फ्लूइड का मॉड्यूल कर लिया क्या तुमने सबने? कहाँ कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया पूरा? तो कब करोगे? होली के बाद, दिवाली के बाद? अबे करो साथ के साथ। अभी रो वीआईजी तो आता है 1 महीने बाद, तो वो भी भूल जाओगे। साथ के साथ करो, सैटरडे तक कर लो, तब तो संडे को टेस्ट रख लेंगे। फ्लूइड दे देंगे ना, अगर मॉड्यूल कर लोगे तो फायदा है उसको लेने करने का, नहीं तो कोई मतलब तो है नहीं। इसका भी मॉड्यूल अभी तो स्टार्ट हुआ है, रुक जा 2 दिन रुक जा। फेज चेंज Q इक्वल्स टू ml, और शेकिंग ऑफ लिक्विड इन थर्मस फ्लास्क, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। इसके बाद लेटेंट हीट। लिखो तो सही, अभी फिर देखेंगे। थर्मल के बाद फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के बाद फिर वेव्स, फिर एसएचएम, फिर ग्रेविटेशन, फिर ग्रेविटेशन के बाद फिर एसएचएम, फिर वेव्स, फिर फ्लूइड। क्या छूट गया? वेक्टर, हाँ वेक्टर बेसिक मैच देते हैं इस बार बैक पोर्शन में। हाँ क्या, क्या जान, ये कौन था भाई? अच्छा, लिखा जी, जल्दी लिखें। तुम पहले फ्लूइड्स का मॉड्यूल करो, अगर कर लोगे तो संडे को टेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसका वादा आपको कल तक करना पड़ेगा, क्योंकि इसे जबरदस्ती टेस्ट देते हो फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन पहले करो, मॉड्यूल के 300-400 क्वेश्चन है, उतने कर लोगे तो कुछ तो सीखोगे ना। करनी नहीं है तुम्हें? नहीं हो रहे हैं सर, नहीं हो रहे हैं सर, मिटा दूं? लिखा अब तो, चलो पेन बंद, इधर देखेंगे वापस। सबने लिख लिया वहां तक? पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव सब हो गया जी। इधर देखें सब, इधर देखें। Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, इसमें S को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक हीट। सुनना, अब इसी के 2-3 चीजें ऐड करते जा रहे हैं। अगर यहां मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, उसको म्यू से या N से डिनोट कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया है तो इसको लिखा जाएगा Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू S डेल्टा टी। तब इसको स्पेसिफिक हीट नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। किसको? इसको कि इसको? इसको, एस को। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगा तब कब, जब यहां पे क्या लिखा हो? मोल्स, और नॉर्मली मास लिखा है तो स्पेसिफिक हीट होगा। अब अगर इसका वैल्यू हम लिखें एस एम इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं जी? क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला हो सकता है जी? नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही है, इसको लिखेंगे आप m बाई मॉलिक्यूलर वेट। m बाई मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, तो एस एम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, और क्या बचा जी? q बाई m डेल्टा टी। सही है, क्या इसको s लिख सकते हैं पुराना वाला? q बाई m डेल्टा टी को s लिख सकते हैं, तो एस एम का फॉर्मूला आ गया जी एम डब्ल्यू इन टू एस। एस क्या है? नॉर्मल स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? मोलर, बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पिछले वाले की तरह डेफिनेशन बताएंगे जिसकी, क्या बोलेंगे? इसको वन कर दें तो क्या ये इसके बराबर? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर कितना? 1 डिग्री ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। लिखें जी अगला पॉइंट, हेडिंग लिखें, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, एरो बना के लिखें। amount of heat required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree centigrade is molar specific heat, नोट करें जी एज इट इज। नहीं, सॉलिड लिक्विड के लिए सेम नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर टेम्परेचर बदलने पे नहीं बदलता है, गैसेस में बदलता है, ये लिखा है। हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए सेम नहीं होता है। जैसे वाटर के लिए, आइस के लिए, वाटर वेपर के लिए अलग अलग है। फिर हम ये दूसरा एक पॉइंट हमने बोला, गैसेस में बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? प्रेशर बदलने पे, वॉल्यूम बदलने पे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं देखा गया है, थोड़ा बहुत बदलता है तो उसको लगभग कांस्टेंट ही माना जाता है। हाँ जी, लिख लिया यहां तक। देखें जी, 2 टर्म और इसके साथ आपको क्वेश्चन में इधर उधर घुमाने को मिलेगी। एक है हीट कैपेसिटी और एक है वाटर इक्विवेलेंट। बोलूं? लिख लिया वहां तक, इधर देखें सब। ये तो स्पेसिफिक फॉर्मूला हो ही गया कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी वापस ओरिजिनल फॉर्मूले पे आ जाए, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। Q बाई डेल्टा टी या डेल्टा Q बाई डेल्टा T बराबर क्या बचा? MS। ये जो टर्म है इसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, सॉरी हीट कैपेसिटी कहा जाता है इसको। मतलब आप इसको ऐसा बोलें, M क्या है? मास। कोई सब्सटेंस है, उसके पूरे मास के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास M है। देखो यूनिट मास नहीं है, ये तो आपने डेफिनेशन बनाने के लिए बार बार यूनिट बोला है उसको। तो अगर कोई भी मास दिया पूरे सब्सटेंस का, जैसे 1 किलो 2 किलो जिससे भी आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म आता है इसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। उल्टा बोलते हैं, हीट कैपेसिटी क्या है जी? पूरे सब्सटेंस के लिए ये टेम्परेचर चेंज करने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये उसकी हीट कैपेसिटी हो गई। जैसे मान लो इसका वैल्यू है 5 डिग्री, ठीक है। अब एक ब्लॉक है मेरे पास, जैसे ये ब्लॉक है, इसका कुछ मास है, अबे ओ इसका कुछ मास है, इसका कुछ स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये ब्लॉक है हमारे पास। अब इसी का दूसरा ब्लॉक है, क्या इसका मास ज्यादा है? मास ज्यादा है। क्या स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा है? स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो क्या इसका स्पेसिफिक हीट सेम है? क्या अलग अलग है? मास। तो क्या हीट कैपेसिटी अलग अलग है? आप इसको कैपेसिटर की तरह समझो कि 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड में क्या फर्क है कि ये कम चार्ज होल्ड करेगा, ये ज्यादा। अगर 5 डिग्री चेंज इसमें भी करना है, 5 डिग्री चेंज इसमें भी करना है, किसका जल्दी चेंज हो पाएगा? इसका। क्या इसमें कम हीट लगेगी और इसमें ज्यादा हीट लगेगी? तो इसमें ज्यादा हीट क्यों लगी? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा झेल सकता है। नहीं पकड़ में आया? तो ये किससे रिलेट हो गया? सीधा मास से।
तो ये जो टर्म होता है इसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। अब आप इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट, हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ होल बॉडी, होल सब्सटेंस, जिसका कि मास कितना है m। नहीं पकड़ में आया भाई, ये दो चीजें बची ना, ये हीट कैपेसिटी। आप तो ये देखो बीच वाला सब भूल जाओ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, हीट कैपेसिटी, या आप इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में जरूरत हो, वेरिएबल दिया हो तो, ठीक है। अब यहां देखना सिर्फ ये क्या चीज है, किस चीज की, क्या एक पॉइंट मास की, पूरे बॉडी की, कोई भी हो सकता है, उस बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या बोलोगे, ये क्या है हीट, और ये क्या है टेम्परेचर चेंज। अगर ये 1 है तो ये इसके बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, पूरी बॉडी जिसका मास कितना है m, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी। अगली बात समझ में, लिखें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हेडिंग लिखो हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अबे उसी पेन से लिख लो, तो ऐसा भी तो हो सकता तुम गलत पेन से डेफिनेशन लिख रहे हो इसलिए नहीं समझ आता हो, ये कैसे तय होगा। हाँ अब शुरू मत हो, लिखो क्या लिखा जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ब्रैकेट में लिखें मास m, छोटा m, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ब्रैकेट में लिखें मास m बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना ही लिख लो, इज हीट कैपेसिटी, हमने पहले लिख ही लिया, नोट करें जी। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से m और s का जो मल्टीपल है उसे हीट कैपेसिटी कहा जाता है। लिखा, बोलो अगला टर्म देखें जी, वही फॉर्मूला है, अगला टर्म है वाटर इक्वलेंट। क्या बोला, वाटर इक्वलेंट। इसका मतलब क्या है कि सुनना ध्यान से, कि किसी ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं कुछ हीट देने पे, उतना ही टेम्परेचर उतनी ही हीट देने पे जितने वाटर का बढ़ेगा उसको वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट को हटा के अगर वाटर को रिप्लेस करना हो उसके बराबर के वाटर को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई यही ब्लॉक है हमारे पास, इसका कुछ मास मान लिया हमने 1 kg, 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मान लो x कैलोरी की एनर्जी चाहिए किसी सब्सटेंस की। अब आपने लिया जी वाटर, वाटर का भी टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 डिग्री, कितनी एनर्जी दी x कैलोरी, तो जितना मास इसका होगा वो इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे ये 1 kg है तो जरूरी नहीं है कि ये 1 kg हो सकता है ये आधा kg हो सकता है ये 2 kg हो, लेकिन ये 2 kg इसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। नहीं समझ आया? क्या क्या सेम है? टेम्परेचर सेम है। क्या क्या सेम है? हीट सेम है। आपने जितनी हीट इसको दी उतनी इसको दी, और जितना टेम्परेचर इसका बढ़ा उतना ही इसका बढ़ा। सही है। अब इस मास की जगह क्वेश्चन में वाटर यूज करना है आपको, तो इसको हटा के ये बोल दोगे आप कि वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी जगह वाटर है। अच्छा ये कहां काम आता है, इसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्या है अभी समझ रहे हैं? पहले सुनो। जैसे एक बर्तन में पानी भरा है, ठीक है, और उसको गर्म कर रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो गर्म करने पे बर्तन गर्म होगा कि पानी की? दोनों दोनों। तो इसका तो सब कुछ आप सॉल्व कर ही लोगे, बर्तन का डाटा वो आपको ऐसे नहीं देगा कि इसका ये इतना है वो तो कुछ नहीं, वो बोलेगा इसका वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। किसका? बर्तन का। तो इसका मतलब अगर इसमें 400 ग्राम पानी था तो 100 ग्राम इसका,
मतलब यहां मान ले 500 ग्राम पानी सॉल्व करना है आपको, तो इसको बोलेंगे इसका वाटर इक्विवेलेंट। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, एकदम लेट जाते हैं, सुनो। Q बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, ये सब्सटेंस का है, ये वाटर का है। क्या सेम? क्या सेम? हीट सेम, टेम्परेचर सेम, मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बराबर मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्या ये वन होता है? ये वन होता है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, इसके स्पेसिफिक हीट सब क्वेश्चन में देने की जगह आपको बोल देगा उसकी जगह इतना वाटर यूज कर सकते हो आप। तो ये जो टर्म है ना, ये इसको वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। एम एस 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 बराबर डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू, दिस इज कॉल्ड एस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अभी भी नहीं आया कि जो काम आप इसके साथ कर रहे हैं वही काम किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ। लेकिन जितना मास इसका चाहिए था उसकी जगह वाटर का जितना भी मास चाहिए उसको वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। आया समझ में? अब वाटर इक्विवेलेंट, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी? ये किसकी जगह लिखा? मास की जगह तो ग्राम ही होगा ना। एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है, ये वन हो जाता है। कौन? वाटर का स्पेसिफिक हीट। ये वन हो जाएगा तो आपको बुक्स में लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं, तो आपको लगेगा कि ये हीट कैपेसिटी है, लेकिन ये हीट कैपेसिटी नहीं है। हीट कैपेसिटी की यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है। ये ग्राम है, ये सिर्फ क्या है? मास ऑफ वाटर है। यहां पे स्पेसिफिक हीट है वाटर की। अच्छा ये देखो, ये लिखते हैं अपन क्यू एस एस एम और क्या क्या पढ़ा? एच सी डब्ल्यू, और एक लेटेंट पढ़ना है आपको आगे, सीजीएस एमकेएस। अब बताओ जी इनकी यूनिट बताओ। क्यू क्या है? क्यू क्या है? हीट, तो या तो कैलोरी में होगा और एमकेएस में जूल में होगा। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। क्या? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केजी केल्विन, या सेंटीग्रेड केल्विन दोनों हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसके साथ ये यूज होगा। ये बोलो एसएम क्या था? बोलो कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर मोल डिग्री केल्विन। एच सी क्या है? हीट कैपेसिटी। यूनिट बताओ उसकी। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो, इसको हटा यार। हाँ, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बोलो एमकेएस। जूल पर केल्विन, ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट, तो ये ग्राम और ये किलोग्राम। लेटेंट हीट अभी QML पढ़ेंगे तब लिखेंगे इसको। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है जी? क्या डिफाइन करेंगे? किसी सब्सटेंस का, संभालना, किसी सब्सटेंस का कुछ हीट देने पर जितना टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर का उतनी ही हीट देने पर उतना ही टेम्परेचर चेंज हो, तो जो वाटर का अमाउंट है उसको उस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कहा जाएगा। लिखो, ये तो लिख लिया पूरा, इसकी यूनिट लिख लो, वहां फिर टेबल लास्ट में बनाएंगे। कैलोरी पर ग्राम, सॉरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जूल पर केल्विन। HC की लिख रहे हैं। फिर हेडिंग लिखो जी वाटर इक्विवेलेंट। लिखा? वाटर इक्विवेलेंट एरो बना के लिखें। इफ by supplying some heat, certain temperature is changed of an substance. Certain temperature is changed of substance. By supplying heat, certain temperature is changed of substance. लिखा जी? कॉमा लगा के लिखें। इफ सेम हीट इज सप्लाइड टू वाटर फॉर सेम टेम्परेचर चेंज, if same heat is supplied to water or same temperature change, लिखा? पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा? पूरा पढ़ो। by supplying heat
टू ए सब्सटेंस, तो सर्टेन चेंज किया आपने टेम्परेचर का। अब क्या लिखा आपने, सेम हीट इज सप्लाइड टू वाटर फॉर सेम टेम्परेचर चेंज, देन दैट अमाउंट ऑफ वाटर, कितने वाटर को देना पड़ा ये, उसको वाटर इक्विवेलेंट कहा जाएगा। देन दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। लिखा, क्या वाटर इक्विवेलेंट हर सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है? हो सकता है, वो लिखो जी उसका, और उसके साथ वो टेबल भी बना लो। लिखा, लेटेंट हीट का कॉलम खाली छोड़ देना, अभी जब पढ़ेंगे उसकी भी यूनिट यहीं लिख लेना, तो सारी एक साथ हो जाएंगी। लिखा, अच्छा HC और W में क्या रिलेशन है? HC में क्या चेंज करेंगे W आ जाए, सोचो। HC और W में क्या रिलेशन? जैसे ऐसे देखो, इधर देखो, एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। जैसे HC आपको बोला 5, मतलब अब यूनिट से बताना है आपको, मैंने लिखा 5 और यहाँ कैलोरी लिखा, तो ये क्या है? ये तो हीट है, हीट है ना। अब बोला जी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट है। 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 3.5 हो सकता है। अब अगर आपको बोला कि कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट है। अब मुझे HC बताना है, तो यहां क्या लिखा होगा? बोलो, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ये HC होगा। अगर ये HC है तो इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा? थोड़ा लगाओ दिमाग। HC क्या है? अभी पढ़ा आपने, HC क्या है? MS है, तो सामने क्या लिखा होता है? W है, और उसका स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना? 1। उसको नीचे ले आएंगे तो W आ जाएगा, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। अरे HC 5 है तो W होगा 5 ग्राम। अभी भी नहीं आया, रुकना। और HC मान लो मैंने लिखा 42 जूल पर सेंटीग्रेड, क्या ये 42 ग्राम है? नहीं, जूल को केल्विन में बदल सकते हैं, सॉरी जूल को कैलोरीज में। तो 1 कैलोरी कितना? 4.2 जूल। जूल को उठा के क्या लिखें? 1/4.2। बोलो, 42 डिवाइडेड बाई बोलो 4.2, क्या ये कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? ये पॉइंट हट के ऊपर 10 गया, 42 से 42 कट गया, क्या बचा है? 10 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 10 ग्राम।
नहीं समझ में आया? आ गया? कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी हीट कैपेसिटी ये है तो उसको हटा के आप 10 ग्राम पानी की तरह सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते हैं। पहले तो इसको लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो। फाइंड वाटर इक्विवेलेंट इफ, जब भी आप हीट के क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलोरी में करो, ज्यादा ठीक रहेगा हमेशा। हर क्वेश्चन में रूल बना लो, ये जूल जहां भी दिया है फिर उसमें क्या होता है, पावर में इसमें फंस जाओगे आप, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वगैरह सब आपको कैलोरी में देगा। नहीं, वो तो इसका यूनिट देखो आप, जैसे ये दिया है आपको, यहां तो कैलोरी पर दिया है। अब आपने ये जो लिखा है उसकी स्पेसिफिक हीट 1 लिखी है, अगर आपको इसको जूल में रखना है तो उसको 4200 लोगे, फिर वो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी ना, तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लिखा? वाटर, फाइंड वाटर इक्विवेलेंट इफ HC इज, फाइंड वाटर इक्विवेलेंट इफ HC इज, फर्स्ट लिखें HC इज, फर्स्ट लिखें 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड लिखें 42 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 42 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। वो स्पेसिफिक हीट बदल जाएगा ना, फिर वाटर की 1 की जगह 4200 यूज करना पड़ेगा। वो भी क्वेश्चन करते करते सब सीख जाओगे। जैसे नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, पंप, ये सब हीट, इलेक्ट्रिकल से हीट दे रहा है, कॉइल से पानी गर्म कर रहा है, तो वो सब जूल में आएगा, और आप जो यहाँ काम कर रहे हो सब कैलोरी में आएगा। केल्विन और सेंटीग्रेड का चेंज तो सेम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो 1 डिग्री केल्विन बोलो सेम होता है, तो उसको जरूरत नहीं चेंज करने की। हाँ जी, लिख लिया ये। एक क्वेश्चन लिखो, ये इसको वाटर इक्विवेलेंट को समझने के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन। लिखें 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर is filled in a beaker, 100 gram water is filled in a beaker having water equivalent, is filled in a beaker having water equivalent 200 grams. 100 grams of water is filled in a beaker having, क्या बोला जी, water equivalent कितना, 200 ग्राम। सही है। Find heat required, find heat required to change temperature by 20 degree centigrade. Find heat required to change temperature by 20 degree centigrade. बात समझ में आई? बर्तन का बढ़ाना है कि पानी का, कि दोनों का? दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, 300। क्या उसमें बर्तन का आप कोई रोल है? नहीं है। टोटल कितना पानी है, 300। नहीं समझ में आई बात? Q इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, MS डेल्टा T प्लस MS डेल्टा T। ये आपने वाटर के लिए लिखा, ये कंटेनर के लिए लिखा। वाटर का मास कितना दिया है, 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी, 1, टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 20। अब कंटेनर को बोल दिया उसने कि कंटेनर ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे 200 ग्राम पानी की तरह, तो उसको 200 ग्राम पानी मान लो, बस खत्म, कंटेनर की कहानी खत्म। 200 ग्राम पानी, 1 स्पेसिफिक हीट 20, मतलब कुल मिला के दोनों को साथ में लिख के आप 300 ग्राम पानी मान सकते हैं जी। तो 300 इंटू 1 इंटू 20, ये हीट हो जाएगी जी आपकी, कितना हो जाएगा, 6000 कैलोरीज। सही है। तो वाटर इक्विवेलेंट का सीधा मतलब है, जहां भी वाटर इक्विवेलेंट दिया है क्वेश्चन में, आपको ये मान के चलना है कि वो बर्तन भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। लिखो इसको स्टार लगा के, इसी क्वेश्चन में नीचे लिख लो, ऐसे हिंदी में लिख लो या अंग्रेजी में लिख लो, चलो। whenever water equivalent is given, whenever water equivalent is given, it means, whenever water equivalent is given, it means container
also absorbs heat. Container also absorbs heat. कंटेनर का नहीं लिया आप, कंटेनर है ही नहीं दुनिया में, उसको पानी बना दिया ना हमने। हाँ तो इसको कंटेनर नहीं है ना, ये कंटेनर हटा के पानी के 200 ग्राम की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी। अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, ये तो लिखना ही नहीं है आपको, आपको तो ऐसे लिखना है 300 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। वाटर इक्वलेंट का मतलब ये है कि उस चीज को हटा के पानी मानना है आपको। लिख लिया जी? एक और करें, क्वेश्चन लिखें, लिखें 300 कैलोरी, क्वेश्चन 300 कैलोरीज is used, 300 calories is used to increase temperature, 300 calories is used to increase temperature from 25 degree centigrade to 45 degree centigrade, from 25 degree centigrade to 45 degree centigrade of 25 gram, of 25 ग्राम। देखा, कोई भी सब्सटेंस है, अभी नहीं बताया हमें क्या है, उसने बोला कि इतनी कैलोरी लगाई, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, कितने ग्राम का? 25 ग्राम का। ब्रैकेट में लिखे उसका मास दिया है आपको 50 ग्राम पर मोल, लिखो ब्रैकेट में लिखो 50 ग्राम पर मोल उसका मास है, जो भी सब्सटेंस है। लिखा? पढ़ो एक बार दोबारा क्या क्या दिया है, तो फिर आगे क्या निकालना है वो लिखा रहो। इतनी कैलोरी चाहिए हमें, कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, कितना डिग्री करना है? 20 डिग्री। कितने ग्राम का? 25 ग्राम का। ठीक है, क्या वाटर के लिए बात कर रहा है? नहीं, कुछ भी हो सकता है, अभी वाटर नहीं बोला है। अब लिखो जी फाइंड, सही से सॉल्व करना, सब वही फॉर्मूला है घुमा फिरा के। फाइंड, फर्स्ट लिखें एस, सेकंड लिखें एस एम, थर्ड लिखें एच सी। एस, एस एम, एच सी, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, तीनों का वैल्यू बताना है जी। एस निकाला, क्या फॉर्मूला? सीधा Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q कितना जी? 300, M कितना? 25 इंटू 20.6। सेकंड आया कितना? 30 और थर्ड 15। ये कितना आया? 0.6। ये कितना आया? कितना मोल के लिए कर रहे हैं आप सॉल्व? हाफ मोल। 50 ग्राम पर मोल है तो 25 ग्राम का मतलब आधा मोल है, तो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? 30। यहाँ पे 300 रखेंगे, हाफ रखेंगे, 20 रखेंगे, 10 कट जाएगा, 30 आ जाएगा।
या हाफ रखेंगे, समझ में आया? टोटल मोल कितना दिया है आपको? 25 ग्राम का मतलब आधा मोल दिया है। एच सी का वैल्यू क्या होता है जी? एच सी का वैल्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना? 300 और 20 तो कितना जी? 15। यूनिट बताओ जी। 0.6 के आगे क्या लिखा जाए? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो जी। कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोलो जी। कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा जी? चलो एक फॉर्मूला और ऐड करते हैं जी इसमें, ताकि क्वेश्चंस थोड़े रेंज बढ़ा पाए हम। लिखें जी हेडिंग लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट के बाद लेटेंट हीट। बोलो। चलो इधर देखेंगे सब। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है जी? Q इक्वल्स टू एम एल। इधर देखें सब, पूरी डिटेल समझते हैं फिर लिखेंगे। Q इक्वल्स टू एम एल, क्यू बाई एम इक्वल्स टू एल। ये जो L टर्म है इसको बोला जाता है जी लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का क्या वैल्यू है, कब काम आता है? ये तब काम आता है जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे केवल क्या चेंज कर रहे हैं? फेज चेंज कर रहे हैं। क्या क्या बोला हमने? कौन से टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या चेंज करते हैं? फेज चेंज। तो फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। अब फेज चेंज करने के दो तरीके हैं जी। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सही है, और लिक्विड से वेपर बनेगा। वाटर वेपर की बात कर सकते हैं या वेपर बोल दें। सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या चलो अभी पूरा लिखते हैं इसका, तीनों का इधर उधर इंटरचेंज, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले डेफिनेशन खत्म करते हैं। Q इक्वल्स टू एम एल, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब क्या चेंज होना चाहिए? फेज। दो फॉर्मूले हमारे पास, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी और Q इक्वल्स टू एम एल। ये सेम फेज के टेम्परेचर चेंज पे लगेगा, ये फेज चेंज के टेम्परेचर कांस्टेंट पे लगेगा। इसमें फेज चेंज होगा क्या? इसमें फेज चेंज होगा, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लिखें जी इसको लेटेंट हीट, एरो बना के लिखें। इट इज द हीट रिक्वायर्ड for a unit mass for a unit mass at constant temperature to change phase या change its phase. Unit mass at constant temperature to change its phase. लिखा? फॉर्मूला लिख लो, फिर सब चीजें डिटेल में लिखते हैं। Q इक्वल्स टू एम एल, इसी L को लेटेंट हीट कहा जाता है। यूनिट क्या होगी जी इसकी? कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी। डायमेंशन होंगे ml2t माइनस 2, केजी से केजी कट जाएगा, m की पावर 0। लिखा? ये पूरा लिख लिया। अब 5 मिनट ध्यान से सुने, इसकी पूरी कहानी को एक टेबल बना के लिख रहे हैं, जो जो हमें आगे क्वेश्चन में जरूरत है। हटा दूं पूरा? कुछ नहीं लिखना जी, पेन बंद कर दें। इधर देखें सब ध्यान से। पहला केस है जी, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। लिक्विड को वाटर वेपर में या वेपर में चेंज कर रहे हैं। तीसरा है जी, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा है इससे रिवर्स, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या फिर वाटर वेपर से लिक्विड बन रहा है या वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है।
हाँ जी, सॉलिड से लिक्विड बनता है, क्या इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड से वेपर बनता है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। सॉलिड से वेपर बनेगा, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। सही है जी। वाटर वेपर से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। वाटर वेपर से सॉलिड बनता है तो या तो होर फ्रोस्ट कहा जाता है इसको, या फिर वेपर फ्रीजिंग कहा जाता है। क्या ये सब्लिमेशन का उल्टा है? किसका उल्टा है? सब्लिमेशन का। सुनते जाना, अभी कहानी बाकी बहुत सारी, एक साथ लिखना सब। अब ये बताओ जी, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सॉलिड से लिक्विड पे आप जा रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, इस पे भी कांस्टेंट, इस पे भी कांस्टेंट। अच्छा, हीट रिलीज होगी कि नहीं, या एब्जॉर्ब होगी? अच्छा, आप तो ऐसे समझो, अपन -10 डिग्री आइस से 10 डिग्री वाटर पे जा रहे हैं, बीच में ये तो आ ही जाएगा। थोड़ा जागो वे, क्या लिखा? -10 डिग्री आइस से 10 डिग्री वाटर। अब क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ? -10 डिग्री से 0 डिग्री आइस पे आए, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री, और फिर 0 से 10 डिग्री। यहां कौन सा फॉर्मूला? ms डेल्टा टी, यहां पे ml। तो इसमें हीट इसको चाहिए कि देगा? ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अगर ये पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब अगर आप Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी की बात करें तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो हीट भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा Q पॉजिटिव माना जाता है जब भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या यहां पे टेम्परेचर चेंज की तो बात नहीं कर सकते हम, हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे, रिलीज बोलेंगे? एब्जॉर्ब। ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पक्का जी? हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा Q जो हीट का चेंज है वो क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे हीट एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा, रिलीजेस। और यहां पे डेल्टा Q क्या बोला जाएगा? नेगेटिव बोला जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई जी। अब ये देखें, आइस से आपको वाटर बनाना है और वाटर से आइस बनाना है, या फिर आइस से क्या क्या हो गया? आइस, वाटर। अच्छा, पहले इन दोनों का बताओ, इन दोनों के लेटेंट हीट का वैल्यू याद है किसी को? लेटेंट हीट एक तो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और एक होता है जी 540 कैलोरी पर ग्राम। ये किसके लिए, किसके लिए? ये फ्यूजन के लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये किसके लिए? वेपोराइजेशन के लिए होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या ये वाटर की बात हो रही है? चलो, आइस से वाटर बनेगा और वाटर से आइस बनेगा, प्रोसेस तो सेम है। वैसे इसको मेल्टिंग बोलेंगे आप और इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मेल्टिंग, इसको फ्रीजिंग। तो ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप कर रहे हैं, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या Q इक्वल्स टू ml लगेगा? तो Q इक्वल्स टू ml में L कांस्टेंट होता है। जैसे Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T में S कांस्टेंट है, वैसे L भी कांस्टेंट है। L के दो वैल्यू है, या तो 80 या फिर 540। अब इसमें भी 80 होगा, 80 होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका भी 80 कैलोरी पर ग्राम। 540 कब होगा? जब वाटर से क्या बना है? वाटर वेपर, या वाटर वेपर से क्या बना है? वाटर। ये कितना जी? 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब सही सही जवाब देना जी सोच के। मुझे इनके आगे प्लस माइनस लगाना है, तो कौन प्लस है कौन माइनस है? आइस से वाटर बनाया तो एनर्जी देगा कि लेगा? आइस से वाटर बनेगा तो एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट आपको देनी पड़ेगी। वाटर से आइस रिलीज करेगा, माइनस। वाटर से वाटर वेपर देना पड़ेगा,
और वाटर वेपर से वाटर रिलीज करेगा -540। इसको बोलते हैं जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कब होगा? जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड होगा। सही है, सॉलिड से लिक्विड जब होगा रिवर्स होगा, इसको फ्यूजन होगा और तब ये यूज करेंगे। इसको बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये कब यूज होगा जी बताओ? लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड। यहां तक क्लियर हो गया जी? अब एक लाइन और सुन लो, फिर एक साथ लिख लेना। दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है ms डेल्टा टी और एक है Q बराबर ml। ये कब लगता है जी? ये कब लगता है? टेम्परेचर चेंज। क्या चेंज? टेम्परेचर चेंज। सही है, सुनना ध्यान से। क्या ये तब लगेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? तो टेम्परेचर के साथ साथ आपको यहां प्रेशर भी कांस्टेंट मानना है। मतलब ये जो डाटा आपको दिया गया है ये कांस्टेंट प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर पे दिया है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे आप काम कर रहे हैं 1 एटीएम पे, तब ये सब वैल्यूज वैलिड है। मतलब ये भी 1 एटीएम पे है और ये भी 1 एटीएम पे है। यहां पे आपको बोलना है प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे जब Q इक्वल टू ml लगाते हैं। हालांकि इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती, यही हमें ध्यान रखना है। जब ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है या होगा, आप बोल सकते हैं। आपको याद होगा ये चीज फ्लूइड्स में भी पढ़ी हमने कि जब बर्फ पिघलती है तो 90% ही पानी बनाती है। मतलब क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है P और T कांस्टेंट पे। यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर वेरी कर सकता है, P T वेरीज, लेकिन यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं हम जब पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हमने अभी जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि पानी को यहां से यहां ले जाना है आपको टेम्परेचर पे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा ये हम नहीं मानते हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं। सही है जी? Q इक्वल टू ms डेल्टा टी आपको तब लगाना है जब सेम फेज रहेगा। क्या रहेगा? सेम फेज। और ये तब लगाना है जब क्या चेंज होगा? फेज चेंज होगा। सही है जी? यहां पे S के 3 वैल्यू हैं, वाटर के लिए, आइस के लिए, वाटर के लिए, आइस के लिए, वाटर वेपर के लिए। याद रखना है जी। बोलो दोबारा से, वाटर का कितना? 1, आइस का 0.5, वाटर वेपर का 0.47। यूनिट बोलो जी। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे L के 2 वैल्यू हैं। अगर आप वाटर से आइस बना रहे हैं या आइस से वाटर बना रहे हैं, इसको क्या क्या प्रोसेस बोलेंगे? वाटर से आइस बना तो, वाटर से आइस बना तो फ्रीजिंग, आइस से वाटर बना तो मेल्टिंग। लेकिन क्या इस प्रोसेस को फ्यूजन बोल सकते हैं? फ्यूजन ये कितने डिग्री का कार्यक्रम है? जब आप यहां बात कर रहे हो क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे आप बात कर रहे हैं और 1 एटीएम पे बात कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे आप तो लेटेंट हीट का वैल्यू 80 की 540, 80। ये समझ आ रहा है बार बार क्यों लिखा रहा हूं? ये 80 कैलोरी पर ग्राम। सही है जी? ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसा होगा 1 एटीएम प्रेशर मानना है आपको बिना कहे। ठीक है जी? अगर वाटर से आइस बन रहा है, उसके उल्टा चलो, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, या वाटर वेपर से वाटर बन रहा है। वाटर से वाटर वेपर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? वाटर से वाटर वेपर बनता है, इसको वेपोराइजेशन। और वाटर वेपर से वाटर बनता है तो कंडेंशन। क्या दोनों में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको, और इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये कार्यक्रम कितने डिग्री पे होगा? ये होगा 100 डिग्री पे और 1 एटीएम पे। सही है जी? इनको लिखो सबको ऐसा कैसा। क्या लिखा हमने? लेटेंट हीट जो लिखा है उसके नीचे सब टेबल बना लो। ये सब हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमें। और इसमें बहुत सारी रेंज है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना कल इसको रिवाइज करके आना। ठीक है?
फ्लूइड का मॉड्यूल जिन्होंने नहीं किया है फिर से बोल रहा हूँ कर लो, 2-3 दिन फ्राइडे या सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। और जिन्होंने कर लिया है वो इसके क्वेश्चन शुरू कर देना कल के बाद। टेम्परेचर चेंज वाले कर सकते हो आप। टेस्ट रखना है संडे को, फाइनल करें फिर फ्लूइड्स का, ठीक है। लेकिन पहले ये गारंटी करो कि मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है। तो सैटरडे को मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और संडे को टेस्ट 1 घंटे का, सभी का रख लेते हैं, 2 घंटे का रख। मतलब एक्चुअली कुछ बच्चे आके बोल रहे हैं कि सर हर संडे टेस्ट हो, तो हम कब पढ़ेंगे सर, हमारा पेंडिंग काम ही खत्म नहीं होता। नहीं, फिर उसके अगले संडे केमिस्ट्री का भी है तुम्हारा, चलेगा ना। फिर उसके अगले संडे माइनर है, फिर उसके अगले संडे दिवाली है। अभी कहाँ दिवाली, लिखो लिखो। घर जाना है, दिवाली अपने यहाँ 10 दिन की छुट्टी है। बैक यूनिट में क्या देना है बताओ, एसएचएम दे दें? अबे नहीं भैया, इतना सारा नहीं, ये हीट ही बहुत बड़ा है ना, ये तो आएगा इसी पूरा। कोई एक दे सकते हैं। वेव एसएचएम आ गया बैक पोर्शन में, वेव नहीं आया अभी तक, ठीक है। वेव तो वेव और हीट है 27 तारीख को, 27 को है, कब है? तो ग्रेविटेशन भी आ गया, एसएचएम भी आ गया, वेव भी है। वेव नहीं आया एक बार ही? अच्छा वो नॉर्मल टेस्ट हुए थे वेव, तो 2 बार हो चुके हो। तो फाइनल करें फिर वेव और हीट, 2-4 क्वेश्चन वेव के, बाकी हीट के। और इस संडे को फ्लूइड का टेस्ट है, ठीक है। और सिर्फ फ्लूइड का है, मतलब सिर्फ फिजिक्स का है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके आओ, है ना। कहानीबाजी नहीं कि बायो में टाइम में ज़्यादा लग गया था, हम कर नहीं पाए, और वरना तो आग लगा देते हम। हाँ। नहीं इलास्टिसिटी नहीं, ओनली फ्लूइड्स, ठीक है। चलो लिख लो इसे, कल इसको रिवाइज करके आना, लास्ट जो ये लिखा है, ठीक है। हाँ, या क्लास में मैं आऊँ उससे पहले 5 मिनट पहले इसको रिवाइज कर लेना।